आज हम बात करेंगे जैव अणु बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर के बारे में। ये चैप्टर लैब असिस्टेंट और सेकेंड ग्रेड एग्जाम साइंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री का ये टॉपिक है। तो आज का पहला सवाल हम शुरू करते हैं। मूलानुपाती सूत्र जो है और आणविक सूत्र जो है, द्रव्यमान जो है वो आपको दे रखे हैं। तो इसका अणु सूत्र क्या होगा? मूलानुपाती सूत्र सरल सूत्र होता है और उसका अणुभार कितना दे रखा है? 180 दे रखा है। तो अणु सूत्र का भार कितना दे रखा है? 180 दे रखा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? आणविक सूत्र ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो होता क्या है कि अणुद्रव्यमान अणुभार जो है 180 है और जो मूलानुपाती सूत्र होता है वो एकदम सरल सूत्र होता है। तो सरल सूत्र के अंदर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं कि CH2O, तो कार्बन का भार 12, हाइड्रोजन का भार हो जाएगा 2 प्लस ऑक्सीजन का भार 16, तो 12 और 2 हो गए 14 और 16 हो गए 30, यानी 180/30, यानी 0 से 0 कट गया 18, यानी 6 बार। यानी जो मूलानुपाती सूत्र है उस सूत्र को 6 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो उसका जो आ जाएगा अणु सूत्र आ जाएगा। तो 6 से गुणा करोगे तो 6 C6 हो जाएगा, H12 हो जाएगा और O6 हो जाएगा, यानी ग्लूकोज हो जाएगा C6H12O6। नेक्स्ट बात करते हैं डी फ्रक्टोज। डी फ्रक्टोज HNO3 के साथ अभिक्रिया द्वारा क्या देता है? अगर डी फ्रक्टोज की अभिक्रिया हम किसके साथ कराते हैं? HNO3 के साथ करवाते हैं तो ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटेरिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड प्राप्त होता है। ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटेरिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड प्राप्त होता है अगर आप फ्रक्टोज की अभिक्रिया करवाते हो किसके साथ? HNO3 के साथ। यदि फ्रक्टोज का अगर आप अपचयन करवाते हो अम्लगमित सोडियम के साथ तो सार्बिटॉल और मैनिटॉल प्राप्त होता है। अम्लगमित सोडियम के साथ फ्रक्टोज की अभिक्रिया करवाते हो तो क्या प्राप्त होता है? सार्बिटॉल और मैनिटॉल का मिश्रण प्राप्त होता है। फ्रक्टोज के अंदर क्या होता है? दूसरे नंबर वाले कार्बन पर कीटोन समूह जुड़ा होता है, तो ये कीटोज होता है। जबकि एल्डिहाइड समूह होता है ग्लूकोज के अंदर। ग्लूकोज के अंदर 2 नंबर पर कौन सा एल्डिहाइड समूह होता है? जबकि फ्रक्टोज के अंदर 2 नंबर पर कौन सा समूह होता है? कीटोन समूह उपस्थित होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लूकोज को किसके साथ अभिक्रिया कराने पर ओसोजोन प्राप्त होती है? ओसोजोन जो है वो एसिटिक अम्ल की फेनिल हाइड्रोजन, एसिटिक अम्ल के अंदर फेनिल हाइड्रोजन की अभिक्रिया जो है वो किसके साथ करवाई जाती है? ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, तो ओसोजोन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं ग्लूकोज से संबंधित। अगर ग्लूकोज की अभिक्रिया किसके साथ कराते हो? एसिटिक अम्ल के अंदर फेनिल हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं तो ओसोजोन का निर्माण होता है। इसी तरह से ग्लूकोज की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ करवाते हैं तो ग्लूकोनिक एसिड प्राप्त होता है। किसके साथ? ब्रोमीन जल के साथ कराने पर ग्लूकोनिक एसिड प्राप्त होता है, जो कि एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति को दर्शाता है। इसी तरह से अगर हम बात करें ग्लूकोज की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं? सांद्र HNO3 के साथ करवाते हैं तो सैकेरिक एसिड प्राप्त होता है। सांद्र HNO3 के साथ कराने पर सैकेरिक एसिड प्राप्त होता है। लेकिन अगर इसी HNO3 की अभिक्रिया फ्रक्टोज के साथ कराई जाती है तो सार्बिटॉल और मैनिटॉल का मिश्रण प्राप्त होता है। और ग्लूकोज के साथ HNO3 की अभिक्रिया करवाते हैं तो सैकेरिक अम्ल बनता है। यह अभिक्रिया। नेक्स्ट बात करते हैं अगला। अगर हम ग्लूकोज की अभिक्रिया HNO3 के साथ करवाएंगे तो सैकेरिक अम्ल प्राप्त होगा। सैकेरिक अम्ल जो है वो अल्कोहलिक समूह की उपस्थिति की पुष्टि करता है। ग्लूकोज की अभिक्रिया अगर आप टॉलिन अभिकर्मक के साथ करवाते हैं तो ग्लूकोनिक एसिड प्राप्त होता है। ग्लूकोज की अभिक्रिया अगर आप ब्रोमीन जल के साथ कराओगे तो भी ग्लूकोनिक एसिड मिलेगा। ग्लूकोज की अभिक्रिया अगर आप टॉलिन अभिकर्मक के साथ कराओगे तो भी ग्लूकोनिक एसिड प्राप्त होता है। ब्रोमीन जल जो है वो एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति की पुष्टि करता है। ब्रोमीन जल जो है वो एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति की पुष्टि करता है, जबकि जो टॉलिन अभिकर्मक है वो एक कार्बोनिल समूह की उपस्थिति की पुष्टि करता है। हो सकता है कि एल्डिहाइड हो सकता है कि कीटोन हो। कार्बोनिल समूह की उपस्थिति की पुष्टि के लिए टॉलिन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। अगर हम ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाते हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ग्लूकोज की अभिक्रिया करवाते हैं तो ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ये भी क्या करता है? कार्बोनिल समूह की उपस्थिति को दर्शाता है। ग्लूकोज का अगर हम लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI के साथ अपचयन करवाते हैं, HI के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, ग्लूकोज का लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो उसका अपचयन होता है और नॉर्मल हेक्सेन प्राप्त होती है, जिससे हमें कार्बन की 6 कार्बन वाली एक श्रृंखला की पुष्टि होती है। ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं। इसकी पुष्टि के लिए हम क्या करवाते हैं? लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI के साथ ग्लूकोज की अभिक्रिया करवाते हैं, जिससे नॉर्मल हेक्सेन प्राप्त होती है। नेक्स्ट ग्लूकोज का अपचयन सोडियम अमलगम के साथ करवाते हैं। ग्लूकोज का अपचयन सोडियम अमलगम के साथ करवाते हैं तो यहाँ पर अपने को क्या प्राप्त होती है? सोडियम अमलगम के साथ कराने पर सार्बिटॉल प्राप्त होता है। लेकिन अगर फ्रक्टोज की अभिक्रिया सोडियम अमलगम के साथ करवाते हैं तो सार्बिटॉल और मैनिटॉल प्राप्त होता है। लेकिन ग्लूकोज में केवल क्या प्राप्त होता है? सार्बिटॉल प्राप्त होता है, जो कि एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति को दर्शाता है। फ्रक्टोज की अभिक्रिया अगर हम HNO3 के साथ करवाते हैं तो टार्ट्रिक अम्ल ग्लूटेरिक एसिड का मिश्रण प्राप्त होता है। लेकिन अगर ग्लूकोज की अभिक्रिया HNO3 के साथ करवाते हैं तो सैकेरिक अम्ल प्राप्त होता है। सैकेरिक अम्ल प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल अनिवार्य नहीं है? तो ट्रिप्टोफान जो होता है वो एक अनिवार्य अमीनो अम्ल है, वेलाइन अनिवार्य अमीनो अम्ल है, लाइसिन जो है वो अनिवार्य अमीनो अम्ल है, लेकिन टाइरोसिन जो है वो अनिवार्य अमीनो अम्ल नहीं होता है। याद रखने के लिए हम 10 अमीनो अम्ल जो होते हैं वो हमारे लिए अनिवार्य होते हैं। उन 10 अमीनो अम्लों को याद रखने की ट्रिक है TV मिलपाथ, TVMILLPATH। टी का मतलब ट्रिप्टोफान, V का मतलब वेलाइन, M का मतलब मिथ्योनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फेनिलएलेनिन, ऑर्जिनिन, थ्रियोनिन और हिस्टिडीन। TV मिलपाथ। ये जो 10 अमीनो अम्ल हैं जो कि आवश्यक अमीनो अम्ल के अंतर्गत आते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के साम्य मिश्रण का विशिष्ट जो घूर्णन होता है वो 52.7 डिग्री होता है। 52.7 डिग्री। अल्फा जो डी ग्लूकोज है उसका जो घूर्णन होता है वो प्लस 112 डिग्री होता है, जबकि बीटा डी ग्लूकोज जो है उसका जो घूर्णन है वो 19 डिग्री होता है। जब दोनों को मिक्स कर दिया जाता है तो मिक्स करने के बाद में उन दोनों का जो साम्य घूर्णन बनता है वो कितना हो जाता है? 52.7 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ज्विटर आयन के रूप में कार्य रह सकता है? ज्विटर आयन जो होता है वो क्या होता है? एक एमीन समूह होता है और एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है। एक तो एमीन समूह होता है और एक क्या होता है? कार्बोक्सिलिक समूह होता है। ज्विटर आयन अमीनो अम्ल समूह और कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह परस्पर मिलकर क्या बनाते हैं? एक आंतरिक लवण बनाते हैं जिसे ज्विटर आयन कहा जाता है। प्रोटीन की संरचना के अंदर प्रोटीन को सांद्र HNO3 के साथ गर्म करने पर पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। इस परीक्षण को कहा जाता है जेंथोप्रोटिक परीक्षण। क्या कहा जाता है? जेंथोप्रोटिक परीक्षण। HNO3 को किसके साथ गर्म करना? प्रोटीन के साथ, तो पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, जेंथोप्रोटिक। ग्लूकोज और मेनोज क्या है? एपिमर्स हैं, जिनकी संरचना केवल एक कार्बन पर क्या होती है? भिन्न होती है। तो शर्कराओं के एक असमित कार्बन पर C2 पर भिन्नता उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं? एपिमर्स होते हैं। C2 कार्बन के कारण एपिमर्स होते हैं। ग्लूकोज के 2 एपिमर्स होते हैं। एक तो होता है ग्लूकोज का मेनोज जो होता है वो जो होता है C2 विन्यास, C2 नंबर पर दूसरे नंबर वाले कार्बन पर उसका जो विन्यास है वो क्या होता है? भिन्न होता है। दूसरे नंबर वाले कार्बन पर उसका जो विन्यास है वो क्या हो जाता है? ग्लूकोज से भिन्न होता है, इसलिए एपिमर्स कहलाते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिकर्मक से अभिक्रिया ग्लूकोज की कार्बोनिल समूह की उपस्थिति की पुष्टि करती है? ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल समूह की उपस्थिति की पुष्टि के लिए
हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तो ऑक्सीजन का निर्माण होता है और ये ऑक्सीजन के निर्माण से अपने को कार्बोनिल समूह की उपस्थिति की क्या होती है, पुष्टि होती है। कार्बोनिल समूह की उपस्थिति की पुष्टि के लिए किसके साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाई जाती है। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाई जाती है। ये यहाँ पर हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराते हैं तो कार्बोनिल समूह की उपस्थिति की पुष्टि होती है। इसी के साथ हम लोग इसी ग्लूकोज की अभिक्रिया टॉलेन अभिकर्मक के साथ भी करवाते थे तो उससे भी हमें क्या प्राप्त होती थी, कार्बोनिल समूह की उपस्थिति की पुष्टि होती थी। एक तो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ और एक टॉलेन अभिकर्मक के साथ, दोनों ही कंडीशन में अपने को क्या प्राप्त होता है, कार्बोनिल समूह की उपस्थिति की पुष्टि होती है। जब आप हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ऑक्सीजन का निर्माण होता है। नीचे दिए गए प्रोटीन में गोलिका में प्रोटीन कौन कौन से हैं, इंसुलिन एक गोलिका में प्रोटीन है और एल्बुमिन एक गोलिका में प्रोटीन है। गोलीनुमा प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्लों के जटिल उच्च अनुभार वाले जैव बहुलक होते हैं। प्रोटीन जो है वो अल्फा अमीनो अम्ल से बने हुए होते हैं। प्रोटीन दो प्रकार के हैं, रेशेदार प्रोटीन और दानेदार प्रोटीन। रेशेदार प्रोटीन जो होते हैं वो जल के अंदर क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। कोलेजन, मायोसिन और केराटिन, ये जो प्रोटीन्स होते हैं वो रेशेदार होते हैं, जल के अंदर अविलेय होते हैं। दूसरे जो होते हैं दानेदार प्रोटीन जो कि ग्लोबुलर प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, एल्बुमिन, हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, एल्बुमिन, ये जो होते हैं जल के अंदर क्या होते हैं, विलेय होते हैं, दानेदार प्रोटीन होते हैं। कुछ साधारण प्रोटीन है, कुछ संयुग्मित प्रोटीन है। नेक्स्ट है न्यूक्लिक अम्ल से संबंधित में असत्य कथन कौन सा है। न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए में 5 सदस्यीय वलय संरचना शर्करा होती है। बिल्कुल सही बात है, 5 सदस्य क्या होती है, वलय होती है। इनके अंदर पेंटोज शुगर पाई जाती है, पेंटोज शर्करा पाई जाती है। वलय शर्करा एक फास्फेट समूह द्वारा बंधित होते हैं। बिल्कुल, वलय शर्करा जो है वो वलय शर्करा जो है वो फास्फेट समूह से जुड़ी होती है। डीएनए में 5 क्षारक होते हैं, नहीं, डीएनए के अंदर 4 क्षारक होते हैं, ए, टी, जी और सी, 4 क्षारक उपस्थित होते हैं। आरएनए में 5 सदस्यीय वलय शर्करा डीऑक्सीराइबोज होती है, नहीं, डीऑक्सीराइबोज नहीं होती, लेकिन राइबोज शर्करा होती है। बिल्कुल सही बात है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा जो है वो किसके अंदर होती है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा जो है वो डीएनए के अंदर पाई जाती है। आरएनए के अंदर क्या होता है, थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल नाम का नाइट्रोजनी शुभ क्षार पाया जाता है। आरएनए और डीएनए अणु किरेल अणु है, इनमें किरेलता निम्न के कारण होती है। आरएनए और डीएनए जो होते हैं वो क्या होते हैं, किरेल अणु होते हैं, क्योंकि इनमें जो शुगर होती है, डी शर्करा जो होती है उसके अंदर किरेलता का गुण पाया जाता है। वह पीएच जिस पर प्रोटीन का अणु का कुल परिणामी आवेश नहीं रहता, वह पीएच जिस पर प्रोटीन के अणु पर कोई भी आवेश नहीं होता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, समविभव बिंदु। समविभव बिंदु प्रोटीन से संबंधित है और प्रोटीन किसके अंदर क्या पाए जाते हैं, अमीनो अम्ल, जहाँ पर कुल परिणामी आवेश क्या रहता है, शून्य रहता है। समविभव बिंदु अमीनो अम्ल या प्रोटीन से संबंधित होते हैं। लैक्टोज तनु HCl के साथ जल अपघटित होने पर देता है। लैक्टोज को अगर हम तनु HCl के साथ क्या करें, गर्म करें, तो वो क्या देगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर क्या बनाते हैं, लैक्टोज बनाते हैं। दुग्ध शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। लैक्टोज एक अपचयी शर्करा होती है, HCl के साथ गर्म करने पर ग्लूकोज और गैलेक्टोज देता है। इस लैक्टोज के अंदर ग्लूकोज और गैलेक्टोज के गैलेक्टोज का पहला कार्बन C1 कार्बन और ग्लूकोज का चौथा कार्बन आपस में जुड़े होते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। लैक्टोज के अंदर ग्लूकोज का कौन सा कार्बन, चौथा कार्बन, और गैलेक्टोज का कौन सा कार्बन, पहला कार्बन, इन दोनों के बीच में क्या बनता है, ग्लाइकोसाइडिक बंध बनता है। ग्लाइकोसाइडिक बंध बनता है, ग्लाइकोसाइडिक बंध बनता है। नेक्स्ट है निनहाइड्रीन परीक्षण। निनहाइड्रीन जो परीक्षण है वो प्रोटीन देते हैं, कौन देते हैं, प्रोटीन। निनहाइड्रीन परीक्षण है, जंतोप्रोटिक परीक्षण है, ये प्रोटीन के द्वारा दिए जाते हैं। ग्लूकोज को ब्रोमीन जल के साथ कराने पर, जल से क्रिया कराने पर उत्पाद, ग्लूकोज की क्रिया ब्रोमीन जल के साथ कराओगे तो ग्लूकोनिक एसिड प्राप्त होता है, जो कि एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति की पुष्टि करता है। ग्लूकोज की क्रिया किसके साथ कराते हैं, ब्रोमीन जल के साथ कराते हैं तो ग्लूकोनिक एसिड प्राप्त होता है, जो कि एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति की पुष्टि करता है। एमिलोज और एमाइलोपेक्टिन जो होते हैं वो स्टार्च की संरचनाएं होती हैं। एमिलोज और एमाइलोपेक्टिन स्टार्च की संरचनाएं होती हैं। नेक्स्ट एमिलोज जो होता है वो अशाखित भाग होता है, जल में विलय होता है। एमाइलोपेक्टिन जो होता है वो शाखित होता है और जल के अंदर क्या होता है, अविलय होता है। एमिलोज जो होता है छोटा नाम है तो छोटा भाग होता है, 10 से 20% भाग, स्टार्च का 10 से 20% भाग जो है वो एमिलोज से बना होता है, तथा स्टार्च का 80 से 90% जो भाग है वो एमाइलोपेक्टिन से बना होता है। एमिलोज जो है उसके अंदर शाखाएं नहीं पाई जाती हैं, उसमें जो अल्फा जो ग्लूकोज होते हैं वो 1,4 बॉन्डिंग बनाते हैं, 1,4 बॉन्डिंग बनाते हैं, जबकि एमाइलोपेक्टिन के अंदर 1,4 के साथ साथ 1,6 प्रकार का ग्लाइकोसाइडिक बंध भी बनता है। तो स्टार्च जो है वो अल्फा ग्लूकोज का क्या होता है, बहुलक होता है। अल्फा ग्लूकोज के बहुत सारे अणु मिलकर क्या बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं। इसी तरह से एक पॉलीसैकेराइड है, ग्लाइकोजन एक पॉलीसैकेराइड है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज ये मोनोसैकेराइड्स होते हैं। स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, ये क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज और राइबोज क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड्स होते हैं, जिनका जल अपघटन नहीं होता है। ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर 2 या 2 से अधिक मोनोसैकेराइड इकाई उपस्थित होती है, जैसे कि सुक्रोज। सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। माल्टोज जो है वो ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। फ्रक्टोज की अभिक्रिया अम्लगमित सोडियम के साथ कराते हैं तो क्या बोलता है, सार्बिटोल और मैनिटोल का मिश्रण प्राप्त होता है। गोलिकाकार प्रोटीन कौन सा है, एल्बुमिन प्रोटीन। एल्बुमिन है, हीमोग्लोबिन है, इंसुलिन है, ये कैसे प्रोटीन्स होते हैं, ग्लोबुलर गोलिकाकार प्रोटीन होते हैं। जबकि केराटिन, कोलेजन, मायोसिन ये जो प्रोटीन होते हैं वो कणिकामय प्रोटीन होते हैं, रेशेदार प्रोटीन होते हैं। रेशेदार प्रोटीन होते हैं, कौन से, रेशेदार प्रोटीन। नेक्स्ट है मैनोज। डी मैनोज में तथा डी गैलेक्टोज दोनों ही ग्लूकोज के एपीमर्स होते हैं। ग्लूकोज के मैंने कहा था कि आप 2 क्या होते हैं, एपीमर्स होते हैं, एक तो मैनोज और एक होता है गैलेक्टोज। मैनोज जो होता है वो C2 कार्बन पर एपीमर्स होता है। C2 कार्बन का विन्यास जो है वो ग्लूकोज से भिन्न होता है। ग्लूकोज पर C2 का विन्यास जैसा होता है उससे थोड़ा अलग होता है, बाकी सारे कार्बन का विन्यास क्या रहता है, सेम रहता है। लेकिन गैलेक्टोज के अंदर C4 नंबर वाले कार्बन पर क्या होता है, विन्यास भिन्न होता है। तो मैनोज के साथ C2 कार्बन और गैलेक्टोज के साथ C4 कार्बन पर ये विन्यास इनका भिन्न होता है और एपीमर्स बनाते हैं। बीटा डी ग्लूकोज में किरेल कार्बन संख्या है, किरेल कार्बन संख्या कितनी है, 5, जिसकी चारों संयोजकता क्या होती है, अलग अलग होती है। 5वें नंबर वाले कार्बन की, जो 5वें नंबर वाले जो कार्बन है उस कार्बन की चारों संयोजकता क्या होती है, अलग अलग होती है। चारों समूह जो होते हैं उससे जुड़े हुए अलग अलग होते हैं। कौन सा अमीनो अम्ल आवश्यक अमीनो अम्ल है, अनावश्यक है। वेलाइन आवश्यक है, लाइसिन भी आवश्यक है, ल्यूसिन भी आवश्यक है, लेकिन एलेनिन जो होता है वो अनावश्यक अमीनो अम्ल है। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड्स है, सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनी होती है। माल्टोज ग्लूकोज से बनी होती है, लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बनी होती है।
ग्लूकोज के संबंध में कौन सा कथन सत्य है पहचान करना है। HI के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होती थी, 6 कार्बन की एक नॉर्मल हेक्सेन प्राप्त होती थी। साइनाइड के साथ गर्म करना, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करते हैं तो एक एल्डिहाइड कार्बोनिल समूह की उपस्थिति की पुष्टि होती थी। ब्रोमीन जल के साथ करवाते थे तो एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति की क्या होती थी, पुष्टि होती थी। और एसिटिलीकरण अभिक्रिया में 5 OH समूह की उपस्थिति की क्या होती थी, पुष्टि होती थी। क्षारक जो RNA और DNA में कॉमन नहीं होता है, दोनों में नहीं होता, यूरेसिल जो है वो केवल RNA के अंदर पाया जाता है, DNA में नहीं पाया जाता है। निम्न में से पायरोडॉक्सिन विटामिन B6 को कहा जाता है। B6 को क्या कहा जाता है, पायरोडॉक्सिन। B6 को पायरोडॉक्सिन कहा जाता है। B9 को फॉलिक एसिड, B2 को राइबोफ्लेविन और B12 को साइनोकोब्लामिन कहा जाता है। जो जल में विलय विटामिन होते हैं उनके अंदर B और C विटामिन आते हैं। तो विटामिन B और एक विटामिन C जो कि जल के अंदर विलय होते हैं, और दूसरे जो कि वसा के अंदर विलय होते हैं, विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A। ये जो 4 विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं, वसा के अंदर विलय होते हैं। विटामिन A का रेटिनॉल नाम है, रतौंधी या चरित थैलेमिया नामक रोग होता है। B1 जो है वो थाइमिन है, बेरी रोग होता है। B2 है जो साइड राइबोफ्लेविन है, जिससे किलोसिस नामक रोग होता है। B6 पायरोडॉक्सिन है, माइल्ड एनीमिया होता है। B9 फॉलिक एसिड है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। B12 साइनोक्रोब्लामिन है, पर्नीसियस एनीमिया होता है। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन D को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, रिकेट्स रोग होता है। विटामिन E का टोकोफेरॉल है, RBC की भुरभुरेपन और मांसपेशियों के अंदर क्या आती है, कमजोरी आती है। विटामिन K है, फाइलोक्विनोन, रक्त का थक्का नहीं बनता। और विटामिन H बायोटिन, जिसमें बालों का झड़ना होता है, जिसकी कमी से। किस विटामिन की कमी से रक्त अल्पता होती है, B12 साइनोकोब्लामिन। B6 की कमी से माइल्ड एनीमिया होता है। B9 की कमी से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। B12 की कमी से पर्नीसियस एनीमिया होता है। विटामिन A की कमी से रतौंधी तथा विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। 1 मोल ग्लूकोज का द्रव्यमान 180 होता है। नेक्स्ट, 2 मोनोसैकेराइड इकाइयां आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़ी होती हैं। रेशेदार प्रोटीन कौन सा है, केराटिन एक रेशेदार प्रोटीन है। केराटिन है, मायोसिन है, कोलेजन है। ये जो होते हैं वो रेशेदार प्रोटीन होते हैं। हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन और इंसुलिन ये कणिकामय या ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। RNA में उपस्थित नाइट्रोजन क्षार यूरेसिल्स होता है। RNA के अंदर क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन। थाइमिन की जगह पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है RNA के अंदर। ओलिगोसैकेराइड्स का उदाहरण है सुक्रोज, एक डाइसैकेराइड्स है। ओलिगोसैकेराइड्स जो होता है वो सुक्रोज होता है। ग्लूकोज मोनोसैकेराइड्स है, सेलुलोज पॉलीसैकेराइड्स है, राइबोज एक मोनोसैकेराइड्स है। सुक्रोज के अंदर अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज उपस्थित होता है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के 1,4 कार्बन पर ग्लाइकोसाइडिक बंध होता है। लैक्टोज के अंदर गैलेक्टोज का 1 कार्बन और ग्लूकोज का 4 वाला कार्बन ग्लाइकोसाइडिक बंध बनाता है। रक्त अल्पता जो होती है वो विटामिन B12 साइनोकोब्लामिन के कारण होती है। विटामिन B6 की कमी से मैक्रोब्लास्टिक अम्ल एनीमिया होता है। 9 की कमी से माइल्ड एनीमिया होता है। और B12 की कमी से पर्नीसियस एनीमिया होता है। कथनों में से कौन सा न्यूक्लिक अम्ल के लिए सही नहीं है, किसी भी क्षारक की शर्करा में 1 नंबर स्थिति पर निर्मित इकाई को न्यूक्लियोसाइड्स कहते हैं। मतलब कि आप न्यूक्लियोसाइड्स क्या होता है, शर्करा के साथ अगर क्षारक जुड़ जाता है तो वो न्यूक्लियोसाइड्स है। सही बात है। न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसमें फॉस्फेट समूह, न्यूक्लियोसाइड के अंदर फॉस्फेट समूह जुड़ता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। बिल्कुल सही बात है। न्यूक्लियोटाइड आपस में फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़ते हैं। बिल्कुल सही बात है। एक क्षारक में शर्करा की 1 स्थिति पर जुड़ने से न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है, नहीं न्यूक्लियोसाइड बनता है। उससे क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है, न्यूक्लियोटाइड नहीं बनता है। तो ये असत्य कथन है। निम्न में से कौन सा कथन निम्न में से कौन सा तत्व विटामिन B12 कोबाल्ट अनअपचयी शर्करा है, सुक्रोज एक अनअपचयी शर्करा। बाकी सभी शर्करा जो होती है वो अपचयी शर्करा होती है। अनअपचयी इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों समूह आपस में जुड़ जाते हैं। सुक्रोज एक अनअपचयी शर्करा है, हाइड्रोक्सिलामीन के साथ ऑक्सीजन नहीं देता है, फेनिल हाइड्रोजन के साथ ओसोजोन नहीं देता है, टॉलिन अभिकर्मक और फैलिन विलयन को अपचयित नहीं करता है और ध्रुवण घूर्णक प्रदर्शित नहीं करता है। निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल प्राकृतिक अमीनो अम्ल प्रकाशिक अक्रिय होता है, प्रकाशिक रूप से अक्रिय है। ग्लाइसिन जो होता है वो प्रकाशिक रूप से अक्रिय होता है क्योंकि इसमें असममित कार्बन अनुपस्थित होते हैं। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का, विटामिन K। विटामिन ए की कमी से RBC का भुरभुरापन आ जाता है। ग्लूकोज को HI के साथ गर्म करने पर नॉर्मल हेक्सेन प्राप्त होती है, 6 कार्बन की उपस्थिति की पुष्टि होती है। ग्लूकोज की कार्बोनिल समूह की उपस्थिति की पुष्टि के लिए हम लोग किसके साथ, टॉलिन अभिकर्मक के साथ या हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया करवा सकते हैं। ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया ग्लूकोज की करवाते हैं तो ग्लूकोनिक एसिड प्राप्त होता है जो कि एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति की पुष्टि करता है। तथा HNO3 के साथ करवाने पर सैकेरिक एसिड प्राप्त होता है जो कि एल्कोहलिक समूह की उपस्थिति की पुष्टि करता है। RBC का जो भुरभुरापन है वो विटामिन E के कारण होता है। इनमें से कौन सा अमीनो अम्ल आवश्यक नहीं है, एलेनिन आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है, वेलाइन आवश्यक है, ल्यूसीन और लाइसिन दोनों ही आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। टोटल 10 अमीनो अम्ल जो होते हैं वो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। DNA अणु में शर्करा संबंधित इकाई है। DNA के अंदर जो शर्करा होती है वो डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। कौन सी, डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। प्रोटीन में कौन सी संरचना अमीनो अम्ल के विशिष्ट क्रम से संबंधित है, अमीनो अम्ल के विशिष्ट क्रम से संबंधित है। प्राथमिक संरचना, कौन सी संरचना, प्राथमिक संरचना जो होती है वो अमीनो अम्ल के विशिष्ट क्रम से संबंधित होती है, जबकि द्वितीयक संरचना जो है उसकी आकृति से संबंधित होती है। द्वितीयक संरचना जो है उसकी आकृति से संबंधित होती है। द्वितीयक संरचना आकृति से संबंधित होती है। प्रोटीन के विकृतीकरण के दौरान द्वितीयक और तृतीयक संरचना जो है वो परिवर्तित हो जाती है, लेकिन प्राथमिक संरचना में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है जब प्रोटीन का क्या होता है, विकृतीकरण होता है। रक्त के थक्के के जमने को नियंत्रित कौन करता है, विटामिन K। विटामिन K का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन है। पिरिमिडीन क्षारक नहीं है। पाइरिमिडीन्स जो होते हैं, प्यूरिन्स जो होते हैं वो A और G ये प्यूरिन्स होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। और T, C और U जो होते हैं ये पाइरिमिडीन्स होते हैं। तो TCU ये पाइरिमिडीन्स हैं और ग्वानिन जो होता है वो प्यूरिन होता है।
नेक्स्ट है ग्लूकोज की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाते हैं तो सैकरिक एसिड प्राप्त होता है। ग्लूकोज की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है? सैकरिक अम्ल प्राप्त होता है। एंजाइम के लिए कौन सा सही नहीं है? एंजाइम विशिष्ट अभिक्रिया के लिए विशिष्ट होते हैं, किसी विशेष अभिक्रिया के लिए विशिष्ट होते हैं, बिल्कुल सही बात है। किसी अभिक्रिया की प्रकृति के लिए इनकी बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है। एंजाइम बहुत कम मात्रा में चाहिए रिएक्शन करवाने के लिए। लगभग सभी प्रकार के एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। सक्रियण ऊर्जा को बढ़ा देते हैं, नहीं, सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं और अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। इंसुलिन किस प्रकार का प्रोटीन है? इंसुलिन एक ग्लोबुलर, एक कणिकामय प्रोटीन है। इंसुलिन एक कणिकामय प्रोटीन है। निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल आवश्यक अमीनो अम्ल है? एक आवश्यक अमीनो अम्ल है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। फलों के अंदर फ्रक्टोज नाम की क्या पाई जाती है? शर्करा पाई जाती है। ब्लड शुगर, ग्लूकोज को ब्लड शुगर, फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर, सुक्रोज को केन शुगर, माल्टोज को लैक्टोज को मिल्क शुगर के नाम से जाना जाता है। डीएनए के 4 युग्म आपस के अंदर हाइड्रोजन बंधों के साथ जुड़े होते हैं। ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बंध और जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। ग्लूकोज की अभिक्रिया फैलिंग विलयन के साथ गर्म करने पर लाल रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। ग्लूकोज को फैलिंग विलयन के साथ गर्म करते हैं तो ग्लूकोनिक एसिड और कॉपर ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। स्टार्च के पूर्ण जल अपघटन से ग्लूकोज प्राप्त होता है। अल्फा ग्लूकोज का क्या होता है? बहुलक होता है। निम्न में से कौन सा गुणन परिवर्ती गुणन प्रदर्शित नहीं करता है? सुक्रोज, क्योंकि एक अनअपचयी शर्करा है जिसमें परिवर्ती गुणन प्रदर्शित नहीं होता है। मोनोसेकेराइड के निम्न सेटों में से कौन सा सुक्रोज बनता है? सुक्रोज बनता है मोनोसेकेराइड अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज से सुक्रोज बनता है। 1 और 2 कार्बन के बीच में क्या बनता है? ग्लाइकोसाइडिक बंध बनता है। निम्न में से कौन से यौगिक सर्वाधिक प्रकृति के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में सेलुलोज पाया जाता है? सेलुलोज जो होता है वो अल्फा डी ग्लूकोज का क्या होता है? रेखिक बहुलक होता है, जिसमें सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज का क्या होता है? बहुलक होता है। और स्टार्च जो है वो अल्फा डी ग्लूकोज का क्या होता है? बहुलक होता है। सेलुलोज के अंदर 1,4 कार्बन के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बंध होता है। सेलुलोज के अंदर 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध होता है, जबकि स्टार्च के अंदर 1,4 और 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बंध होता है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह के अलावा कौन होता है? ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह के अलावा 5 अल्कोहलिक समूह होते हैं, जिसमें 4 तो 2 डिग्री होते हैं और एक जो होता है वो 1 डिग्री अल्कोहलिक समूह होता है। 4 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहलिक समूह होता है। एक कार्बोहाइड्रेट को जल तथा अम्लगमित सोडियम के साथ गर्म करने पर साबिटॉल और मैनिटॉल का मिश्रण प्राप्त होता है फ्रक्टोज में। किसके अंदर? फ्रक्टोज के अंदर। और ग्लूकोज के साथ अगर अम्लगमित सोडियम के अभिक्रिया करवाते तो केवल साबिटॉल प्राप्त होता है। फ्रक्टोज की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाए तो ग्लूटारिक एसिड, टार्टरिक एसिड और ग्लूकोरिक एसिड का मिश्रण प्राप्त होता है। प्रोटीन की हेलिकल संरचना जो है उसके अंदर कौन से बंध पाए जाते हैं? हाइड्रोजन बंध। द्वितीयक संरचना जो होती है वो हेलिकल संरचना होती है, जिसमें हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। प्राथमिक संरचना जो है उसके अंदर अमीनो अम्ल का विशिष्ट क्रम होता है। प्रोटीन की विकृतीकरण के दौरान द्वितीयक और तृतीयक संरचनाएं परिवर्तित हो जाती हैं, लेकिन प्राथमिक संरचना में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। निम्न में से कौन सी एक संरचना पेप्टाइड श्रृंखला को प्रस्तुत करती है? पेप्टाइड बॉन्ड, जिसमें ज्विटर आयंस होता है, एक कार्बोनिल समूह और एक एमिनो समूह उपस्थित होता है। कार्बोनिल और एमिनो समूह पास उपस्थित होते हैं। प्रोटीन एंजाइमों द्वारा निम्न में से किसी जल अपघटित प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो अम्ल के अंदर टूटते हैं। पेप्टाइड बंध का पता लगाने के लिए बायोयूरेट टेस्ट किया जाता है। इमिडोजोल वलय जो होती है वो हिस्टिडीन की होती हैं। जो न्यूक्लिक अम्ल बना होता है वो बेस शुगर और फॉस्फेट से बना हुआ होता है। बेस क्षार, फिर शर्करा और फिर फॉस्फेट समूह से बना होता है। डीएनए का डबल स्टैंडर्ड जो मॉडल है वाटसन और क्रिक ने दिया था। एमिलोपेक्टिन के अंदर अल्फा डी ग्लूकोज, एमिलोपेक्टिन के अंदर 1,4 और 1,6 दोनों प्रकार की बॉन्डिंग होती है। अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक होता है स्टार्च। बीटा डी ग्लूकोज का जो बहुलक होता है वो होता है सेलुलोज। 1,4 बॉन्डिंग होती है उसमें। स्टार्च में 1,4 और 1,6 दोनों प्रकार की बॉन्डिंग होती है। माल्टोज जो होता है वो दोनों ग्लूकोज से बना होता है। अल्फा ग्लूकोज से बनता है माल्टोज। 1,4 बॉन्डिंग होती है माल्टोज के अंदर की। सुक्रोज जो होता है, सुक्रोज का जल अपघटन सुक्रोज से अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज प्राप्त होती है। 1,2 बॉन्डिंग होती है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड 1,2। प्रोटीन के अल्फा हेलिक्स संरचना के अंदर हाइड्रोजन बंध होती है। द्वितीय जो संरचना होती है जिसे हेलिकल संरचना बोलते हैं, उसके अंदर हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। लैक्टोज के अंदर गैलेक्टोज का 1 कार्बन और ग्लूकोज का चौथा वाला कार्बन जो होता है वो ग्लाइकोसाइडिक बंध बनाता है। सुक्रोज के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? जल अपघटित करने पर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देता है, सही बात है। ये एक अपघटित शर्करा है, ये एक अनअपचयी शर्करा है, दोनों ही सही बातें हैं। अल्फा ग्लूकोज का C1 और बीटा फ्रुक्टोज का C1 नहीं, बीटा फ्रुक्टोज का C2 कार्बन जो है वो दोनों मिलकर ग्लाइकोसाइडिक बंध बनाते हैं। अमीनो अम्ल की पहचान के लिए कौन सा बायोयूरेट टेस्ट? प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड बंध की पहचान के लिए बायोयूरेट टेस्ट होता है। अमीनो अम्ल में न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़े रहते हैं फास्फेट समूह के द्वारा। न्यूक्लियोटाइड जो है आपस में फास्फेट समूह के द्वारा फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़े होते हैं। डीएनए में शर्करा होती है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। राइबोज शर्करा जो है वो आरएनए के अंदर पाई जाती है। कौन सा अमीनो अम्ल क्षारीय है? लाइसिन क्षारीय अमीनो अम्ल है। उदासीन अमीनो अम्ल के बारे में बात करें तो NH2 और COO समूह समान संख्या में होते हैं। जिसके अंदर NH2 समूह ज्यादा होगा वो क्षारीय होगा, जिसके अंदर COO समूह ज्यादा होंगे वो अम्लीय समूह होगा। तो ग्लाइसिन और एलेनिन जो होते हैं वो उदासीन अमीनो अम्ल होते हैं। एस्पार्टिक अम्ल जो होता है वो अम्लीय अमीनो अम्ल होता है। और लाइसिन जो होता है वो क्षारीय अमीनो अम्ल होता है। अनअपचयी शर्करा कौन से हैं? सुक्रोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की संरचना होती है। ग्लूकोज पाइरूनोज और फ्रुक्टोज के अंदर फ्यूरेनोज संरचना होती है। क्षारक जो डीएनए और आरएनए में कॉमन नहीं होता, यूरेसिल केवल आरएनए के अंदर पाया जाता है। इसी के साथ आज का चैप्टर फिनिश। थैंक यू।